हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे हम। आपके क्लास 11th का 9 नंबर जो चैप्टर था कोशिका वाली इकाइयों वाला चैप्टर था। तो देखिए जैव अणु के अंदर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक क्या बोलेंगे हम उनको, जैव अणु, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, एंजाइम्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो इनमें से हमने पिछली क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, इन सब को पढ़ लिया था। अब हमारे जो पोर्शन बचता है वो है आपके एंजाइम्स। तो हम देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या होंगे, ये भी हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, शरीर में उपस्थित रहते हैं और किसी क्रियाधारकों को उत्पाद में बदलते हैं, उनकी अभिक्रियाओं को तेज कर देते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी अभिक्रियाएं चलती है, उनको ये एंजाइम क्या कर देते हैं, जल्दी से करवा देते हैं। तो एंजाइम का काम होता है क्रियाधार को जल्दी से उत्पाद में बदलना, यानी अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो देखिए तो क्रिया एंजाइम क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा क्रियाधर को कम समय और कम ऊर्जा में किस में बदल देते हैं, उत्पाद में बदल देते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो पहले आप एंजाइम की परिभाषा नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्रियाधर क्या होता है, अभिक्रिया किस प्रकार चलती है और एंजाइम उस अभिक्रिया को कैसे प्रेरित करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंजाइम्स की क्रियाविधि और के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रियाधर क्या होते हैं। तो वो पदार्थ जिनको किसी दूसरे भाग में बदलना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रियाधर। जैसे देखिए आपने भोजन किया, आपने आलू खाया, आलू के अंदर शर्करा कौन सी थी, स्टार्च। अब हमें इस स्टार्च का क्या करना है, पाचन करना है। और जब स्टार्च पाचित हो जाएगा तो ये बदल जाएगा माल्टोज में। स्टार्च किसके अंदर बदल गया, माल्टोज के अंदर। तो ये स्टार्च क्या कहलाएगा, क्रियाधर। और ये जिसमें बदला है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो क्रियाधर किस में बदलते हैं, उत्पाद के अंदर बदलते हैं। अब अगर इनके पास में एंजाइम नहीं है तो ये धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन यदि जैसे यहाँ पर एंजाइम आ गया वो जल्दी से क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। यानी एंजाइम क्या करते हैं, एक तो अभिक्रिया को जल्दी करवा देते हैं, क्रियाधर को जल्दी कम समय में कम ऊर्जा में किस तक पहुंचा देते हैं, उत्पाद के अंदर। तो देखिए जैसे यहाँ पर एंजाइम उपस्थित होगा और इसमें एंजाइम काम आता है टाइलिन या एमाइलेज। यह एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो देखिए जैसे ही एंजाइम आया क्रियाधर जल्दी से उत्पाद में बदल गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दीवार है,
छोटा बच्चा उसके पास खड़ा है तो वो उस दीवार पे चढ़ना चाहता है, अब वो कोशिश कर रहा है, भले ही वो कोशिश काफी टाइम करने के बाद ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसको किसी ने सहारा नहीं दिया है तो वो काफी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और काफी टाइम के बाद वो दीवार पे चढ़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वो कोशिश कर रहा है, आप पीछे से आए, आपने उसको उठाकर दीवार पे बिठा दिया, तो क्या हुआ, वो जल्दी से दीवार पर चढ़ गया। सेम वही बात हुई, ये बच्चा और ये दीवार, ये इस पर चढ़ना चाहता है अपने आप, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जैसे ही आप आए, आप क्या है, एंजाइम, तो क्रियादर, ये बच्चा जल्दी से दीवार पे चढ़ गया, यानी क्रियादर जल्दी से क्या है, उत्पाद में बदल गया। जैसे ही आपने उस बच्चे को सहारा दिया, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, वो उत्पाद में बदल गया, और उसके अंदर उसको एनर्जी भी कम देनी पड़ी और समय भी कम देना पड़ा। तो यही पॉइंट आता है एंजाइम का, कि एंजाइम की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है उनके कंप्लीट होने में समय भी कम लगता है और ऊर्जा भी कम लगती है। तो देखिए, तो आया पॉइंट समझ में, एंजाइम की उपस्थिति वाली अभिक्रियाओं में समय और ऊर्जा क्या है, कम लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर एंजाइम के बिना वाली अभिक्रिया होगी, बिना एंजाइम के जो अभिक्रिया चलेगी उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जैसे ही एंजाइम उपस्थित हुआ, उस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में समय भी कम लगेगा और ऊर्जा भी कम लगेगी। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि ये एंजाइम है वो इस क्रिया दर को उत्पाद में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। देखिए, एक आपके इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि एक अभिक्रिया हो रही है जो बिना एंजाइम के हो रही है, और फिर जब उसी अभिक्रिया के अंदर एंजाइम डाल दिया गया तो उसकी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका उदाहरण देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलकर बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो इसकी अभिक्रिया में अभी एंजाइम नहीं है, तो ये अभिक्रिया इतनी धीमे होती है कि 1 घंटे में इसके कितने अणु बनेंगे, 200 अणु बनते हैं। अगर इस अभिक्रिया में एंजाइम उपस्थित नहीं है तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में इसके कितने अणु बना पाएंगे, 200 अणु। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एंजाइम डाल दिया, ये तो बिना एंजाइम के अभिक्रिया हो रही है, यानी 1 घंटे में 200 अणु बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने एंजाइम डाल दिया तो ये अभिक्रिया इतनी तीव्र गति की होगी कि 1 सेकंड में इसके 6 लाख अणु बन जाएंगे। देखिए एंजाइम से कितना प्रभाव पड़ रहा है। बिना एंजाइम के जब ये अभिक्रिया हो रही थी तो 1 घंटे में 200 अणु ही बन रहे थे, लेकिन जैसे इस अभिक्रिया में एंजाइम डाला तो एंजाइम ने इस अभिक्रिया को इतना प्रेरित किया कि 1 सेकंड में ही कितने अणु बन गए, 6 लाख अणु बन गए। बहुत अभिक्रिया है वो कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं एंजाइम और क्रियादर आपस में किस प्रकार संयोजन करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम और क्रियाधर, ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्रियाधर कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो एंजाइम क्या करते हैं? क्रियाधर को उत्पाद में चेंज कर देते हैं बहुत कम समय के अंदर और बहुत कम ऊर्जा के साथ। अब हम देखेंगे ये जो एंजाइम है ये इस क्रियाधर के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं और कैसे क्रियाधरों से उत्पाद को बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट,
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो ये डायग्राम है इससे समझ में आ रहा है कुछ कि किस प्रकार एंजाइम है और क्रियाधर है वो आपस में मिलेंगे और क्रियाओं को करेंगे। तो देखिए जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे फिक्स स्थान होते हैं जहां पर आकर क्रियाधर फंस जाएंगे। उन स्थानों को क्या बोला जाता है? एंजाइम के सक्रिय स्थल। यानी ये जो एंजाइम वाला के एरिया है यहाँ पर आकर ये क्रियाधर फंस जाएगा, तो एंजाइम के इस भाग को क्या बोला जाता है? एंजाइम के सक्रिय स्थल। यानी एंजाइम के सक्रिय स्थल वो भाग है जहां पर आकर क्रियाधर क्या करता है? जुड़ता है। अब देखिए ये जैसे एंजाइम है, इसकी संरचना है वो इस प्रकार की है। अब अगर इसके अंदर इस प्रकार का एंजाइम आएगा, क्रियाधर आएगा, तो वो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसी शेप होनी चाहिए क्रियाधर की। देखिए ये क्रियाधर की ऐसी शेप है, तभी तो इन दोनों का पूर्ण रूप से संयोजन हुआ। अगर ये क्रियाधर इस प्रकार का होता तो क्या ये इससे जुड़ पाता? बिल्कुल नहीं जुड़ पाता। तो क्रियाधर वही जुड़ पाएंगे जिनकी संरचना है वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों के अंदर पूर्ण रूप से सेट हो जाए, तो वही एंजाइम और क्रियाधर आपस में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भाग जहाँ से एंजाइम और क्रियाधर जुड़ते हैं वो एंजाइमों के क्या कहलाते हैं? सक्रिय स्थल कहलाते हैं। अब जैसे ही एंजाइम और क्रियाधर आपस में जुड़ जाएगा तो इनके जुड़ने से जो संक्रमण अवस्था बनेगी उसको बोला जाता है एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्रण। अब देखिए जैसे ही एंजाइम क्रियाधर के साथ जुड़ गया तो एंजाइम क्या करेगा? क्रियाधर के जो पुराने बंध थे उनको तोड़ेगा और उनको तोड़कर क्या कर देगा? नया बंध बना देगा। और जैसे ही नया बंध बनेगा तो क्रियाधर से क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। जैसे ही उत्पाद बना वो उत्पाद इस एंजाइम से अलग हो जाएगा। अब उत्पाद यहाँ पर अलग हो गया, ये एंजाइम फिर किसी ऐसे क्रियाधर को जोड़ेगा और उसको किस में बदल देगा? उत्पाद के अंदर बदल देगा। ठीक है, तो एक तो क्रियाधर अपने आप बंध तोड़कर उत्पाद बना रहा था और एक एंजाइम ने इसको जोड़कर इसके जल्दी जल्दी पुराने वाले बॉन्ड तोड़े और नए बॉन्ड बनाकर इसको किस में बदल दिया? उत्पाद में बदल दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि एंजाइमों के द्वारा जो उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है वो जल्दी संपन्न होती है, टाइम कम लगता है और उसमें एनर्जी भी है वो कम लगती है। अब जैसे ये उत्पाद निकल जाएगा, ये एंजाइम वापस किसी दूसरे क्रियाधर को जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और उस क्रियाधर से इसी प्रक्रम के द्वारा उत्पाद बनाएगा और जैसे ही वो उत्पाद निकलेगा फिर आगे वो और क्रियाधर को जोड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? उत्पाद का। तो इस प्रकार एंजाइम उत्पाद की है वो क्रियाविधि होती है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके जो पॉइंट है वो मैं लिखवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने इस रेखा चित्र के द्वारा समझा उसको मैं पॉइंट के रूप में लिखवा रही हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंजाइम के सक्रिय स्थल किसको बोला जाता है। मैंने समझाया एंजाइम का वह भाग जहां पर आकर क्रियाधर जुड़ता है वो क्या कहलाता है? एंजाइम का सक्रिय स्थल। तो देखिए इसमें
तो सबसे पहले हमने एंजाइम सक्रिय स्थल की परिभाषा देखी कि एंजाइम के वे भाग जहां पर आकर क्रियाधर जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम के सक्रिय स्थल। तो एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार है जहां पर आकर क्रियाधर जुड़ता है। तो एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार है जहां पर क्रियाधर जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम सक्रिय स्थल। और एंजाइम के साथ क्रियाधर जुड़ने से एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्रण का निर्माण होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर दूसरे पॉइंट लिखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट देखते हैं। तो देखिए एंजाइम क्रियाधर के पुराने बंधों को तोड़कर नए बंध बनाता है, जिसके कारण क्रियाधर से उत्पाद का है वो निर्माण हो जाता है। जैसे ही उत्पाद का निर्माण होगा उत्पाद उस एंजाइम से अलग हो जाएगा और एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वापस किसी नए क्रियाधर को जोड़ लेता है। नोट कीजिए इसको।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक ग्राफ के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि जो अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होगी उनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, और जो एंजाइम की अनुपस्थिति में होगी उनमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, आपको दो अभिक्रियाएं होती हुई इसमें दिखाई देगी। एक तो देखिए ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये है आपके एंजाइम की उपस्थिति में। ये जो आपके ब्लू कलर वाला है ये है एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। और ये है आपके एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब है कि वो ऊर्जा जो क्रिया कारक के आधे भाग को उत्पाद तक पहुंचा दे, एक संक्रमण अवस्था बन जाए, जिस प्रकार ऐसी बनती है। तो क्रिया दर, ये बच्चा ही मान लीजिए, ये बच्चा है वो पहले सिचुएशन में क्या है कि बिना आपकी सहायता के दीवार पे चढ़ रहा है, तो उसको क्या है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी बार आपने उसको सहारा दे दिया, आपने एंजाइम की तरह काम किया, तो उस बच्चे को कम एनर्जी में ही अपने रास्ते तक पहुंच गया। यानी क्रिया कारक उत्पाद तक पहुंचने के लिए सेकंड स्टेज में इसको कम ऊर्जा चाहिए, लेकिन फर्स्ट में जब एंजाइम अनुपस्थित हो, एंजाइम उपस्थित ना हो, तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस ग्राफ यही दर्शाता है कि जो अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है उनकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है, और जो अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में होती है उनकी सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये तो वो बच्चा है जो आपकी सहायता से दीवार पे चढ़ा है, उसको कम ऊर्जा चाहिए थी। देखिए इसमें ऊर्जा का मान यहाँ तक ही था, लेकिन ये वो बच्चा है जिसको आपने नहीं चढ़ाया, अपने आप चढ़ा है, तो उसको ऊर्जा की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा इसकी कम है, जबकि एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है वो ज्यादा है। तो इस ग्राफ को नोट कीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट लिखवाती हूँ आपको।
तो इस ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट क्या है? तो देखिए एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान है वो कम होता है, जबकि एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। यानी जब एंजाइम उपस्थित होगा तो अभिक्रिया होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए, लेकिन जब एंजाइम उपस्थित नहीं होगा तो अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है। इसको नोट कीजिए पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या ध्यान रखना है, जिन अभिक्रियाओं में एंजाइम उपस्थित होगा वो क्या होगी, तेज गति से होगी, और जिन अभिक्रियाओं में एंजाइम उपस्थित नहीं होगा वो धीमे गति से होगी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में एंजाइम उपस्थित होगा वो तीव्र गति से होगी अभिक्रियाएं,
जबकि जिन अभिक्रियाओं में एंजाइम उपस्थित नहीं होगा वो धीमी गति से होगी और उनमें ऊर्जा का भी नष्ट है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़े एंजाइम और क्रियाधर की क्रियाविधि के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि एंजाइम और क्रियाधर जो आपस में जुड़ते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं जो उनकी क्रियात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसको कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।